I hope you understand about income method and value added method and expenditure method. And also I hope that you are understanding precautions of value added method. Now I am going to tell you factors of production. You are listening always factors of production, factors of production. So what do you mean by factors of production? Factors of production means which use for production process. Which use for production process. Mostly economics and in BST we use 4 factors of production. 4 factors of production. That is land, number 1 land, labor, capital, entrepreneur. Number 1 land, number 2 labor, number 3 कैपिटल, नंबर 4 एंटरप्रेन्योर. तो ये 4 आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. क्लियर. अब जो ये फैक्टर्स आपके प्रोडक्शन है तो इनके एक्सचेंज में आपको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन क्या मिलता है. मतलब ये फैक्टर्स आप अप्लाई करोगे तो प्रोडक्शन होगा, बट इस प्रोडक्शन के एक्सचेंज में आपको क्या मिलेगा. तो जो लैंड है, लैंड के एक्सचेंज में जब लैंड हम यूज करते हैं तो हमको रेंट मिलता है. लैंड से क्या मिलता है, रेंट मिलता है. क्लियर. लैंड से क्या मिलता है, रेंट मिलता है. और लेबर, लेबर काम करता है, जब अपना मेहनत लगाता है, श्रम करता है, तो लेबर को क्या मिलता है, यस वेरी गुड, लेबर को मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. क्या मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. उसके बाद जो आप कैपिटल लगाते हैं, मशीन्स, मनी जो भी लगाते हैं, तो कैपिटल को क्या मिलता है, तो बेटा कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है. क्या मिलता है, इंटरेस्ट. कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. और 4th फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपका है एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट. तो ये 4 आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए. नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 एंटरप्रेन्योर. क्लियर. लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. इन्हीं 4 पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलता है, एनडीपीएफसी मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है. यानी कि अगर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हम ऐड करते हैं तो हमें, और इसमें मिक्स्ड इनकम भी ऐड कर दें तो हमको एनडीपीएफसी मिल जाता है. जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से तो यही 4 चीज़ों का रेम्यूनरेशन हम यूज करते हैं कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. यही हम 4 चीज़ें यूज करते हैं. क्लियर. तो आपको समझ में आ गया कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एक्सचेंज में मिलता क्या है ये भी आपको समझ में आ गया. क्लियर. अब बात करते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है, तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं. कंपनसेशन ऑफ जो एम्प्लॉइज है तो उसके भी टाइप्स होते हैं. तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के टाइप्स होते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. वेजेस एंड सैलरीज, जो लेबर काम करता है तो जो भी उसको वेजेस मिलता है, सैलरीज मिलती हैं, तो उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ही रखते हैं. वेजेस एंड सैलरीज को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ही रखते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है पेमेंट इन काइंड. पेमेंट इन काइंड, अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको मान लीजिए रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है, फूडिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज मिली है, तो ये रेंट फ्री एकोमोडेशन, फूडिंग, लॉजिंग फैसिलिटीज, इसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, किस में इंक्लूड करते हैं, पेमेंट इन काइंड में. पेमेंट इन काइंड में जो लॉजिंग फैसिलिटीज मिली है, फूडिंग फैसिलिटीज मिली है, तो इसको हम पेमेंट इन काइंड में इंक्लूड करते हैं. क्लियर. बात समझ में आ गई. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 2 पार्ट्स आपने पढ़ लिए, वेजेज एंड सैलरीज एंड पेमेंट इन काइंड. अब थर्ड इसका पार्ट क्या है, थर्ड इसका पार्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी मीन्स जब हम कहीं जॉब करते हैं तो जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, जब हम कहीं जॉब करते हैं, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, जब हम कहीं जॉब करते हैं तो जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो हमारी सैलरी का, वो जो हमारी सैलरी होती है वो तो हमें प्रोवाइड ही करता है, और कुछ पार्ट उसका
जो पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, तो उसमें जमा करता है, तो उसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सिक्योरिटी स्कीम। मतलब हम जॉब कर रहे हैं इसलिए वो हमको कुछ सेफ्टी देने के लिए हमारे पीएफ में वो पैसे जमा करता रहता है। और ये पैसा हमको पीएफ में जो जमा करता है वो हमारा सैलरी का पार्ट नहीं होता है, वो अलग से वो जमा करता है, कुछ परसेंटेज 8% या 9% के आसपास है। तो वो पैसा हमारा जब रिटायर होते हैं तब जो है हमको मिलता है। अगर बीच में ज़रूरत पड़े तो आप निकलवा भी सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका आ गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्लियर? अब कंपनसेशन का अगला जो फोर्थ पार्ट है वो है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट पे आपको पेंशन मिलती है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट पे आपको पेंशन मिलती है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का ही पार्ट होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का ही पार्ट होता है। तो आपने देखा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के 4 पार्ट आपने पढ़े, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के 4 पार्ट आपने पढ़े। इसके सब पार्ट कई भी हो सकते हैं, लेकिन मेन पार्ट मैं बता रहा हूँ। तो 4 पार्ट में पहला क्या है, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेज एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड लाइक रेंट फ्री एकोमोडेशन, लॉजिंग फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो आपका पैसा पीएफ में जमा होता है, एंड उसके बाद पेंशंस, रिटायरमेंट पेंशंस। तो यहाँ रिटायरमेंट पेंशन की बात की गई है। जब आप कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो जो आपको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता रहता है मंथली, तो उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ही इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? यहाँ ओल्ड एज पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ट्रांसफर पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपने गवर्नमेंट की सर्विस दी है, यहाँ आपने जॉब की है, तो उसके एक्सचेंज में आपको रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है। क्लियर? तो रिटायरमेंट पेंशन जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। लेकिन अगर आप बात करें ओल्ड एज पेंशन की, तो ओल्ड एज पेंशन जो है ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं है। इसके बीच में डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब बात ये हो गई कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कितने पार्ट होते हैं। उसके बाद आपको पता है ये रेंट किसके बदले मिलता है, लैंड के बदले मिलता है। उसके बाद इंटरेस्ट कैपिटल के बदले मिलता है। अब आपका जो फोर्थ है प्रॉफिट जो है, तो प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। प्रॉफिट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अब प्रॉफिट के जो 3 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है डिविडेंड्स, एक क्या होता है, डिविडेंड्स, एक होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, और एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। 3 पार्ट होते हैं। किसके 3 पार्ट होते हैं? यस, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका कौन सा हो गया? डिविडेंड्स। दूसरा आपका कौन सा हो गया? कॉर्पोरेशन टैक्स। और तीसरा आपका कौन सा हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये 3 पार्ट होते हैं प्रॉफिट के। अब प्रॉफिट के ये 3 पार्ट दिए हुए डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स क्या है? ये शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रॉफिट होता है, तो उसका वो पार्ट होता है जो हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको कहते हैं डिविडेंड्स, या इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर? तो इसलिए डिविडेंड्स हो गया आपका। दूसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स में क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो गवर्नमेंट को टैक्सेस देती हैं, तो उसी टैक्स को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं या कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है गवर्नमेंट को देती है एंटरप्रेन्योर या जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। अब थर्ड बचा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है वो एंटरप्रेन्योर अपने पास रखता है, उससे अपने जो बिजनेस है उसको लार्ज स्केल पे बढ़ाता है, बिजनेस को बूस्ट करने के लिए यूज करता है, और इमरजेंसी के लिए यूज करता है, और वो अपना प्रॉफिट लेता है उसमें से। तो ये 3 चीज़ें आपकी इसमें हो गई। अगर आप रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इन तीनों को मिलाएं तो इसका एक सिंगल नाम भी होता है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर? बात समझ में आ गई? और इसके बाद एक पॉइंट होता है, जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का भी हम यूज करते हैं। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो वर्क है या अपनी इंडस्ट्री का या अपने घर का या जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, कोई भी बिजनेस आपका है, तो आप
मार्केट से लेबर नहीं परचेज कर रहे हैं, मार्केट से लेबर हायर नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर के लोग मिलके ही उसको काम कर ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर? तो आप इतना अगर कैलकुलेट करें तो आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? और आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता लग गए कितने होते हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है और प्रॉफिट के टाइप्स कितने हैं पता लग गया आपको। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी को ये चीज़ें पता लगे और उसका वो एडवांटेज लें। थैंक यू वेरी मच।